आज के हमारे वीडियो का विषय है मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य कहा जाता है। इतिहास में चंद्रगुप्त मौर्य का एक विशिष्ट स्थान है। इन्होंने मगध के साम्राज्य में मौर्य शासन की स्थापना कर भारतवर्ष के इतिहास को एक नई दिशा प्रदान की। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को इतिहास के उन महान योद्धाओं में से एक माना जाता है जिन्होंने भारतीय इतिहास को गौरवमयी बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। चंद्रगुप्त मौर्य के अद्भुत साहस और अदम्य शक्ति की गाथा आज भी भारतीय इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखी गई है। इतिहास के विद्यार्थियों के लिए उनके जीवन को जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि वो एक ऐसा प्रेरणादायक व्यक्तित्व है कि एक बहुत ही निर्धन परिवार में पैदा होकर अपनी शक्ति, साहस और सामर्थ्य के बल पर उन्होंने भारत के विशालतम साम्राज्यों का निर्माण किया। चंद्रगुप्त बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। उनमें एक आदर्श, सफल और सच्चे ईमानदार शासक के लगभग सभी गुण विद्यमान थे। चाणक्य का इस पूरे प्रकरण में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी थे। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को सामाजिक और राजनीति की वो शिक्षा प्रदान की कि वो इतना बड़ा साम्राज्य न सिर्फ बनाने में सफल हुए, बल्कि आगे चल के भी मौर्य साम्राज्य इतिहास के सफलतम साम्राज्यों में से एक माना गया। चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यारोहण की तिथि को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है, लेकिन सामान्यतः ये माना जाता है कि उन्होंने 324 ईसा पूर्व में मगध साम्राज्य में धननंद की हत्या करके उनको हटा के अपदस्थ करके अपना राज्य स्थापित किया 324 ईसा पूर्व में, और उनके शासन के अंत की तिथि प्राय 297 ईसा पूर्व मानी जाती है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अद्भुत शासनकाल में मौर्य साम्राज्य का जो विस्तार था वो कश्मीर से लेकर दक्षिण में और पूर्व में असम से लेकर पश्चिम के अफगानिस्तान तक कर लिया था। इस प्रकार से मौर्य साम्राज्य एक बहुत ही विशाल साम्राज्य के रूप में परिणित हो गया था और मौर्य साम्राज्य को उस समय भारत का सबसे विशाल साम्राज्य माना जाता है। अब हम बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बचपन के बारे में। उनके प्रारंभिक जीवन और वंश के बारे में बहुत कम जानकारियां उपलब्ध हैं और इस विषय में अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। कई भारतीय इतिहासकारों ने ऐसा माना है कि वो नंद राजवंश से ही संबंधित हैं। इसका मुख्य जो प्रमाण है वो संस्कृत के प्रसिद्ध नाटक जो शूद्रक द्वारा लिखा गया था मुद्रा राक्षस से लिया जाता है। मुद्रा राक्षस में उन्हें नंद तनय यानी नंद का वंशज कहा गया। और चंद्रगुप्त की जाति के बारे में यदि बात करें तो मुद्रा राक्षस में उन्हें कुलहीन और वृषला भी कहा गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने मुद्रा राक्षस के एक अनुवाद के अनुसार ये बताया कि उनके पिता नंद के राजा महानंद थे और उनकी माता का नाम मुरा था। इसी वजह से उनका नाम मौर्य पड़ा। लेकिन बौद्ध परंपरागत ग्रंथ जो हैं वो उससे विपरीत जानकारी मानते हैं। उनके मुताबिक चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय राजवंश के सदस्य थे और चंद्रगुप्त का जन्म 340 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में माना जाता है और वो एक बेहद गरीब परिवार में पैदा हुए। उनके पिता नंद सेना में एक अधिकारी थे। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो मोर पालने वाली जाति से संबंधित थे, इसीलिए उनका नाम मौर्य पड़ा। विभिन्न अभिलेखों के अनुसार चाणक्य नंद राजा के शासनकाल को समाप्त करने के लिए एक उपयुक्त व्यक्ति की तलाश में थे। इस विषय में बहुत सारी कथाएं हमको बौद्ध ग्रंथों में और मौर्य काल के अनेक समकालीन ग्रंथों में प्राप्त होती हैं। इसके अनुसार चाणक्य, जो कि एक बहुत बड़े विद्वान थे और तक्षशिला में राजनीति के शिक्षक थे, किसी कारण से राजा महापद्म नंद के दरबार में गए होंगे।
चाणक्य के कुरूपता को और उनके रंग रूप को देखकर महापद्मनंद ने उनका काफी अपमान किया, जिससे चाणक्य बहुत क्रुद्ध हो गए और उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि वो नंद राजवंश का समूल विनाश करेंगे। और इसके बारे में एक बहुत ही मनोरंजक कहानी इतिहास के ग्रंथों में पाई जाती है कि चाणक्य ने ये निश्चय करते हुए वो उन्होंने एक जगह जो घास उग रही थी उसमें छाछ डाल डालकर वो उसको नष्ट कर रहे थे। तो किसी ने पूछा कि आप ये क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि अब ये घास जिस तरह से पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी ना मूल तक, यानी दोबारा नहीं उग सकेगी, मैं इसी प्रकार से नंदवंश का समूल नाश करूंगा। और उन्होंने अपने इस अभियान को पूर्ण करने के लिए जगह जगह एक उपयुक्त व्यक्ति की तलाश आरंभ कर दी। और वो जब मगध साम्राज्य से गुजर रहे थे तो उनको बालक चंद्रगुप्त पर उनकी निगाह पड़ी, जो कि अपने साथियों के साथ एक खेल में व्यस्त थे। और वो खेल क्या खेल रहे थे? वो एक राजा का की भूमिका निभा रहे थे। और एक राजा बनकर वो जिस प्रकार से समस्याओं का समाधान कर रहे थे, जिस प्रकार से अपने साथियों का नेतृत्व कर रहे थे, और जो उनकी बुद्धि थी, राजा के योग्य नेतृत्व था और प्रशासन की समझ थी, उससे चाणक्य बहुत प्रभावित हुए और उन्हें लगा कि ये व्यक्ति जो है मेरे अभियान के लिए उपयुक्त रहेगा। और कहा जाता है उसके बाद चाणक्य ने चंद्रगुप्त को उनके माता पिता से मांग लिया और चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर वो तक्षशिला चले गए। तक्षशिला में रहकर चंद्रगुप्त की शिक्षा दीक्षा और उनको राजनीतिक और पूरी तरह से प्रशासन में दक्ष करने के लिए चाणक्य ने उनका पूरा प्रबंध किया। ना सिर्फ उनको अस्त्र शस्त्रों की और घुड़सवारी की और राजा के योग्य अन्य चीज़ों की शिक्षा दी गई, बल्कि उनको उस समय की राजनीति, डिप्लोमेसी, सामान्य प्रशासन, राजा के योग्य अर्थव्यवस्था, उन सब की जानकारी भी चाणक्य के द्वारा प्रदान की गई। जो दो कार्य थे चाणक्य ने जिन कार्यों के लिए चंद्रगुप्त मौर्य को अपने साथ ले गए थे, उनमें सबसे पहला था भारतीय जो साम्राज्य था उसको जो यूनानी शासक जो सिकंदर के नेतृत्व में भारत में आए थे उनसे मुक्त कराना। और दूसरा मगध का जो शासन था जो धननंद के अधीन था और जो बहुत ही खराब हो चुका था, जहाँ पर बहुत अव्यवस्था थी, उससे भारत को मुक्त कराकर एक नए साम्राज्य की स्थापना करना। तो कौन कौन सी दो चीज़ें चाणक्य के अभियान में मिशन में सबसे पहले थी? पहला, भारतीयों को यूनानियों से मुक्त कराना, और दूसरा, भारत के शासन को, मगध के शासन को धननंद से मुक्त कराना। तो इन सब चीज़ों के लिए उन्होंने सेना को इकट्ठा करना आरंभ करा। और चाणक्य ने अपनी जितनी भी संपत्ति थी, अपना जितना भी उनके संपर्क थे, उनकी सहायता से पंजाब के और अन्य राज्यों के शासकों की सहायता से एक सेना तैयार की और उसको चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिया। अब आरंभ होता है चंद्रगुप्त मौर्य का राज्य अभियान का युद्ध। सबसे पहले युद्ध को नाम दिया गया है मुक्ति का युद्ध। इसे मुक्ति का युद्ध इसलिए कहा गया है कि ये उनके पहले उद्देश्य के करीब था। सबसे पहले उन्होंने पश्चिम में जो क्षत्रप थे, जिनको यूनानियों ने सिकंदर के नेतृत्व में अपने अधीन कर लिया था, उनको भारतीय साम्राज्य में मिलाना। चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानियों के उत्तर पश्चिमी भाग को मुक्त कराना उनके लिए आसान काम नहीं था। अलेक्जेंडर यानी सिकंदर यूनानी मैकेडोनियन मैरिसन की मदद से अपने नियंत्रण का प्रयोग कर रहे थे। सिकंदर के पास भारी सेना थी। मकदूनिया का पूरा सैन्य बल सिकंदर के साथ था और उसी गैरिसन की मदद से वो अपने नियंत्रण को बनाए रखे हुए थे। भारतीय लोग हालांकि सिकंदर के शासन के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन ये पर्याप्त नहीं था। सिकंदर की मृत्यु और उसके सेनापतियों के बीच में संघर्ष का फायदा उठाकर यूनानियों की स्थिति जो कमजोर हो गई थी, उसका लाभ उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना प्रभाव उन क्षेत्रों पर स्थापित कर लिया और उत्तर पश्चिम के जो प्रदेश पहले यूनानियों के अधीन थे उनको अपने अधीन कर लिया। दूसरी प्रमुख विजय थी सिंध की विजय। चंद्रगुप्त ने सबसे पहले सिंध में
जो मैकडूनियन शासक था उसको हटाया। सिंध सिकंदर के साम्राज्य का एक हिस्सा बन गया था और ताहिदिसिस की संधि में सिंध के यूनानी गवर्नर को उत्तर पश्चिम में स्थानांतरित कर दिया गया। तो सिंध में जब गवर्नर की जगह खाली हो गई तो उस मौके का फ़ायदा उठाकर चंद्रगुप्त ने लोअर सिंध यानी निचले सिंध को अपने ऑपरेशन का आधार बनाया और 321 ईसा पूर्व तक उसने धीरे धीरे पूरे सिंध पर अपना अधिकार कर लिया। तो ये उत्तर पश्चिमी भारत के पश्चिमी क्षत्रपों की विजय और सिंध की विजय ने चंद्रगुप्त मौर्य को एक स्थिरता प्रदान की, उनकी शासन, उनकी जो सैन्य बल था उसको एक सफलता प्रदान की, जो आगे जाकर मगध के विरुद्ध उनके युद्ध में उनकी सहायक बनी। तीसरा जो प्रमुख युद्ध था वो था पंजाब पर विजय। पंजाब पर सिंध पर अपना अधिकार स्थापित करने के बाद चंद्रगुप्त ने पंजाब की ओर निगाह करी। पंजाब की स्थिति इस समय चंद्रगुप्त के लिए अनुकूल थी। पंजाब का जो राजा आम्बी था उसकी मृत्यु हो चुकी थी। उसके पास में जो राजा पोरस था उसकी हत्या कर दी गई थी और यूडेमस जिसने पोरस की हत्या की थी वो वहाँ से भाग गया था। तो आम्बी की मृत्यु, पोरस की हत्या और यूडेमस के भाग जाने के कारण चंद्रगुप्त के लिए बहुत ही अनुकूल अवसर प्राप्त हो गया था और उन्होंने झेलम से लेकर पूर्वी पंजाब को अपने साम्राज्य में मिला लिया। तो चंद्रगुप्त ने पश्चिम के क्षत्रपों सिंध और पंजाब पर विजय करके पूरे पश्चिमी से लेकर उत्तर भारत तक अपनी विजय प्राप्त कर ली थी। अब जो उनका पहला पार्ट था मिशन का, यानी भारत को यूनानियों के शासन से मुक्त कराना, वो लगभग पूरा हो चुका था। अब उनके मिशन का दूसरा पार्ट जो कि मगध में धननंद को से मुक्ति कराना वो आरंभ हुआ और धननंद के साथ युद्ध चंद्रगुप्त के इतिहास में के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध था। चंद्रगुप्त ने धननंद के साथ महत्वपूर्ण युद्ध किया। जो यूनानी इतिहासकार हैं जस्टिन और प्लूटार्क, उनके वर्णनों से स्पष्ट होता है कि सिकंदर के भारत अभियान के समय चंद्रगुप्त ने उससे मुलाकात की थी और उसे बताया था कि वो धननंद के विरुद्ध उसकी सहायता करे, लेकिन सिकंदर ने उसको अपमानित करके हटा दिया था। हालांकि वो उनके साहस से बहुत प्रभावित हुए थे, लेकिन किसी क्रोध में आकर उन्होंने उस चंद्रगुप्त मौर्य को बंदी बनाने की आज्ञा भी दे दी थी। चंद्रगुप्त मौर्य वहाँ से भाग गए थे और उसके बाद वो अपना पंजाब और इन पे अपना अधिकार करके, और सिकंदर की इस बीच में मृत्यु हो गई थी। तो इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य के सामने अनुकूल अवसर था कि अब वो वापस से धननंद के विरुद्ध युद्ध करें। उनकी सेना संगठित थी और ऐसी कथाएं प्राप्त होती हैं कि चंद्रगुप्त ने कई बार धननंद पर मगध पर आक्रमण किया, पाटलिपुत्र पर, लेकिन वो असफल रहे। और एक बार जब वो भागे भागे फिर रहे थे धननंद पर आक्रमण के लिए सोच रहे थे, तो वो एक ऐसी जगह पहुंचे जहां एक माता अपने पुत्र को, जो वो खिचड़ी खा रहा था और उसका हाथ बार बार जल रहा था, तो उसके ऊपर डांट रही थी और उसने डांटते हुए कहा कि तुम चंद्रगुप्त मौर्य की तरह गलती कर रहे हो। किसी भी गर्म चीज़ को केंद्र से खाना शुरू नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो सेंटर में सबसे ज़्यादा गर्म होती है। उसको किनारों से धीरे धीरे खाओ और फिर धीरे धीरे केंद्र की तरफ पहुंचो। तो ये जो कथा थी, जो वो अपने बेटे को डांटते हुए सुना रही थी, जो कह रही थी, उसका चंद्रगुप्त के जीवन पर प्रभाव पड़ा और उसने इससे शिक्षा ग्रहण की और उसने ये निश्चय किया कि अब वो मगध में पाटलिपुत्र, जो कि मगध की राजधानी थी, उस पर आक्रमण नहीं करेगा, बल्कि पहले सीमांत प्रदेशों को जीतेगा और उसके बाद अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के बाद ही पाटलिपुत्र पर अधिकार होगा। तो इसी स्ट्रैटेजी, इसी रणनीति के तहत चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी सेना की सहायता से पहले मगध के सीमांत प्रदेशों पर अधिकार किया और वहां पर अपनी स्थिति सुदृढ़ करते हुए पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया और धीरे धीरे पाटलिपुत्र को घेर लिया गया, धननंद को मार दिया गया और चंद्रगुप्त का शासन स्थापित हुआ। चाणक्य और पोरस की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य मगध के सिंहासन पर बैठ गए। चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानियों के अधिकार से पंजाब को मुक्त करा लिया और धननंद, अंतिम नंदवंशीय शासक धननंद को पराजित कर सिर्फ 25 वर्ष की अल्पायु में मगध के सिंहासन की बागडोर संभाली। चंद्रगुप्त के बारे में जो हमें प्राचीनतम अभिलेख प्राप्त होता है वो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख मिलता है।
चंद्रगुप्त के शासन का वर्णन हमको मेगास्थनीज की इंडिका, जो कि सेल्यूकस का राजदूत था, उससे प्राप्त होता है। और उनके अनुसार जो भारत के 18 महाजनपद थे, उसमें मगध साम्राज्य का महत्वपूर्ण स्थान था और वो सबसे महान जनपद था। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस प्रकार से एक बड़े साम्राज्य पर, ये जितना पिंक दिख रहा है, अफगानिस्तान से लेकर असम तक और कश्मीर से लेकर विंध्य पर्वत तक, दक्षिण भारत तक, भारत पर अपना अधिकार चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापित किया। आंध्र प्रदेश तक उनका अधिकार स्थापित हो गया। अब चंद्रगुप्त मौर्य की विजय कौन कौन सी थी, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रशासन किस प्रकार का था, इनकी जानकारी हम इसी क्रम में आने वाले अगले वीडियोस में देंगे। मौर्य साम्राज्य की जानकारी के स्रोत के बारे में यदि आपको पता करना है तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। इस पर आपको आपके इस पाठ्यक्रम से संबंधित अन्य वीडियोस भी देखने को मिलेंगे। तो अधिक से अधिक संख्या में इस वीडियो को देखिए, लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल बटन को दबाइए। धन्यवाद।